लगातार गिर रहा भारत का रुपया, लगातार गिर रहा बॉलीवुड। क्या है गिरते रुपये और डूबते बॉलीवुड में रिश्ता? जी हाँ, देश में इस वक्त एक बेहद मजबूत नेता शासन चला रहे हैं। नेता इतने मजबूत हैं कि उनकी मजबूती के कारण देश का रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन क्या रुपये और बॉलीवुड की स्थिति एक दिन में ऐसी हुई? क्या दोनों के पीछे खराब निर्देशक, कलाकार और टीम का नतीजा है? इसी पर करेंगे आज का पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मेरा नाम है पवन और आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकरनामा। और आज हम करेंगे बॉलीवुड और गिरते रुपये पर पूरा विश्लेषण। मंगलवार को पहली बार रुपये की कीमत $1 के मुकाबले घटकर 80 रुपये के पार हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत को लेकर पिछले कुछ समय से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ चुके हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों ट्विटर पर एक ग्राफ शेयर कर प्रधानमंत्री को उनका एक पुराना बयान याद दिलाया। ये बयान उस दौर का है जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। राहुल गांधी ने लिखा, देश निराशा की गर्त में डूबा है। ये आपके ही शब्द है ना प्रधानमंत्री जी? उस वक्त आप जितना शोर मचाते थे, आज रुपये की कीमत तेजी से गिरती देखकर उतने ही मौन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दौर के बयान के वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने भी सरकार पर हमला बोला और कहा, यह स्वीकारना पड़ेगा कि कमजोर रुपये का सबसे बड़ा कारण एक ध्वस्त अर्थव्यवस्था, बेलगाम महंगाई है। सरकार को भी शायद स्थिति का अंदाजा है। 2 हफ्ते पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, रिजर्व बैंक की रुपये पर नजर है। सरकार एक्सचेंज रेट को लेकर लगातार भारतीय रिजर्व बैंक के संपर्क में है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है और कौन से कारण रुपये की दर को तय करते हैं? अभी अगर आपको $1 खरीदना है तो उसके बदले आपको 80 रुपये देने होंगे। इसको तकनीकी भाषा में एक्सचेंज रेट कहते हैं। ऐसी खरीद बिक्री रुपये डॉलर के अलावा दूसरी करेंसियों के बीच भी होती है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों की अपनी मुद्रा हैं। जैसे ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड, मलेशिया की रिंगिट। तो मान लीजिए किसी को ब्रिटेन से कुछ खरीदना है या व्यापार करना है या वहाँ की यात्रा करनी है, तो उसके लिए उसे ब्रितानी मुद्रा यानी पाउंड की जरूरत पड़ेगी। उन्हें पाउंड खरीदना होगा। वो व्यक्ति रुपये या किसी दूसरे देश की करेंसी के बदले जितनी कीमत चुकाकर पाउंड हासिल करेगा, वो एक्सचेंज रेट कहलाएगा। अब कैसे तय होती है मुद्रा की वैल्यू, इस पर नज़र डालते हैं। मुद्रा या करेंसी का जहाँ लेन देन होता है उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फिर मनी मार्केट कहते हैं। एक्सचेंज रेट हमेशा एक सा नहीं रहता, उसमें बदलाव होता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि पाउंड के बदले जितने रुपए 2022 जुलाई में देने पड़े, दिसंबर में भी पाउंड की कीमत रुपए के या किसी और मुद्रा के मुकाबले उतनी ही रहेगी। ये कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। ऐसा किसी करेंसी की मांग और सप्लाई पर निर्भर करता है। जिस मुद्रा की मांग अधिक होगी उसकी कीमत भी अधिक रहेगी। अब चूंकि विश्व का बड़ा हिस्सा अपना व्यापार अमेरिकी मुद्रा डॉलर में करता है, इसलिए मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट में डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। अब जब आपको या किसी भी उच्च व्यक्ति को जिसे किसी करेंसी की ज़रूरत है या उसे कोई मुद्रा बेचनी है तो वह कहाँ जाएगा? इसका जवाब है बैंक में। मान लें कि कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क से दिल्ली आया है और उसे डॉलर बेचने हैं, तो वो किसी बैंक में जाएगा और डॉलर के बदले रुपये एक्सचेंज करवा सकता है। तो बैंक मनी मार्केट या मुद्रा बाजार की एक छोटी इकाई है और दुनिया भर में कई लाख बैंक हैं। साथ ही मुद्रा की खरीद बिक्री के लिए सरकार ट्रेडर्स को लाइसेंस भी देती है। यह सब मुद्रा बाजार का हिस्सा है। देश में केंद्रीय बैंक जैसे भारत के मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। विदेशी मुद्रा का एक भंडार भी देश अपने पास सुरक्षित रखते हैं। हालांकि 1993 के बाद से मुद्रा बाजार को भी दूसरे क्षेत्रों की तरह सरकारी कंट्रोल से मुक्त कर दिया गया है और किस करेंसी की वैल्यू कितनी होगी ये बाजार में डिमांड सप्लाई पर निर्भर करता है। लेकिन केंद्रीय बैंक अक्सर मुद्रा बाजार में दखल भी देते हैं। अगर डॉलर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बहुत महंगा हो जाएगा तो ज़रूरत पड़ने पर आरबीआई मुद्रा बाजार में डॉलर बेचकर और रुपये की खरीद कर रुपये का मूल्य कुछ संतुलित कर सकता है। अब समझिए मुद्रा की बड़ी कीमत का असर देश में किस प्रकार से होगा। भारत जैसे देश में जरूरी सामान मसलन कच्चा तेल, गैस वगैरह बड़े पैमाने पर विदेशों से आयात किए जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सैन्य उपकरण का सौदा भी अधिकतर अमेरिकी करेंसी में ही होता है। तो भारत को डॉलर की हमेशा ज़रूरत रहती है। अगर इन सामानों की मांग अधिक हो जाती है तो इनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाती है और भारत को इनके आयात के लिए अधिक पैसा देना होता है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी होती है। माल ढुलाई, कारखाना चलाने में अधिक महंगे तेल, गैस का इस्तेमाल होता है
और महंगाई बढ़ जाती है। अब डॉलर क्यों महंगा हो रहा है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि पिछले कुछ वक्त से ये बार बार सुनने में आ रहा है कि रुपया डॉलर के मुकाबले और अधिक कमजोर हो गया। इसके कई कारण हैं। महामारी से अर्थव्यवस्था में आए धीमेपन के बाद रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और रूस से कई देशों ने कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस का दाम ऊपर चढ़ गया, जिसका असर अमेरिका और यूरोप पर भी पड़ा। जंग के कारण अनाज, रसोई में इस्तेमाल होने वाले तेल वगैरह भी सप्लाई में बाधा आई है। अमेरिका और यूरोप में पिछले कई दशकों में सबसे अधिक महंगाई देखी जा रही है। आम लोगों को महंगाई की मार से बचाने और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दी है। इससे वहां के सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज अधिक हो गया है। लेकिन ब्याज दर बढ़ने से व्यापार और उद्योग को बिजनेस के लिए दिए गए कर्ज पर ब्याज भी अधिक देना होगा। भारत में अभी महंगाई बढ़ी है। नतीजा ये हुआ कि विदेशी निवेशकों ने खासतौर पर उन विदेशी कंपनियों, व्यक्तियों से जिन्होंने भारत में पैसा लगा रखा था, वो इसे यहाँ से निकाल कर अमेरिका ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वहाँ उनके पैसे अधिक सुरक्षित रहेंगे। पिछले कुछ माह में भारत से करोड़ों डॉलर का निवेश वापस गया है, जिसका नतीजा है मुद्रा बाजार में डॉलर के सप्लाई की कमी। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करेगा, यानी आपको $1 के बदले अधिक रुपए देने पड़ सकते हैं। अब एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि मजबूत नेता के राज में बॉलीवुड कैसे गिर रहा औंधे मुंह। सालाना सबसे अधिक फिल्में बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड कोरोना महामारी के 2 सालों बाद भी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। महामारी ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। पहले की तरह खचाखच भरे सिनेमा हॉल देखने की उम्मीदों पर पानी फिरा है और फिल्म उद्योग को अब तक करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। फिल्म देखने वाले इस बात को लेकर ज्यादा सचेत हो गए हैं कि वो अपना पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताते हैं कि इस साल के शुरुआती 6 महीनों में रिलीज होने वाली 20 उल्लेखनीय हिंदी फिल्मों में से 15 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी हैं। इनमें देश के सबसे बड़े सुपरस्टार की फिल्में भी शामिल हैं, जैसे रणवीर सिंह की 83 और जेस भाई जोरदार, अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज और बच्चन पांडे, और कंगना रनौत की धाकड़ फिल्मों के व्यापार पर विशेष नजर रखने वाले जोगिंदर टुटेजा कहते हैं, इन फिल्मों को करीब 700 से 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फिल्मों के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स नहीं बेचे जाते तो भरपाई करना और भी मुश्किल हो जाता। टुटेजा का मानना है, अगर स्थिति ऐसी ही रही तो इस साल सिनेमा हॉल का कुल राजस्व $450 मिलियन से अधिक नहीं होगा। 2019 में बॉक्स ऑफिस पर बनी लगभग $550 मिलियन की हिंदी फिल्मों से ये $100 मिलियन कम है। बॉलीवुड की इस हालत की एक वजह निर्माताओं में दुविधा की स्थिति भी है। भूषण कुमार की निर्मित हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 इस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में एक रही है। फिर भी वह मानते हैं कि फिल्म निर्माताओं में दुविधा की स्थिति है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार पिट रही फिल्मों के कारण वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसी फिल्में दर्शकों को पसंद आएंगी। भूषण कुमार जैसे कई निर्माता दर्शकों को बदलती पसंद के कारण जूझ रहे हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की पहुंच और सिनेमा घरों से लोगों की बढ़ती दूरी के बीच बॉक्स ऑफिस पर एक फिल्म को सफल बनाना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ऊपर से कोविड ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। कुमार मानते हैं कि बढ़ती रिलीज डेट, कैंसिलेशन और कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण फिल्म का औसतन बजट 10 से 15% तक बढ़ गया है। वहीं टिकट अधिक महंगे हो गए हैं, थिएटर की क्षमता कम हो गई है और कई स्क्रीन महामारी के दौरान स्थायी रूप से बंद हो गए हैं। एमके ग्लोबल के मुताबिक नेपोटिज्म से लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों के बीच बॉलीवुड विरोधी सोशल मीडिया कैंपेन ने भी फिल्म उद्योग को बड़ा नुकसान किया है। हालांकि ये नुकसान कितना हुआ है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। फिलहाल दक्षिण भारतीय फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस को संभाला हुआ है। अगर ये ना होती तो बॉलीवुड की स्थिति और भी ज़्यादा खराब देखा जाएगा। पारंपरिक रूप से दक्षिण भारत में बनी फिल्में अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हिंदी पट्टी में इन फिल्मों के हिंदी डब्ड संस्करणों की लोकप्रियता बढ़ी है। इन फिल्मों ने यहाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में वो बॉलीवुड फिल्मों के समकक्ष खड़ी नजर आती हैं। जैसे दक्षिण की एक्शन पैक्ड फिल्में RRR, KGF चैप्टर 2 और पुष्पा। विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई के स्टूडियोज में बनने वाली हिंदी फिल्मों में दक्षिण के ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे भव्य सेट्स, आकर्षक गाने और स्लो मोशन दृश्यों की कमी है। फिल्म समीक्षक सुचरिता त्यागी देश में दक्षिण फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता पर कहती हैं, अगर अब मैं सिनेमा हॉल जाती हूँ तो मुझे एक अलग तरह का अनुभव चाहिए, जैसे मैं किसी रोमांचक सफ़र पर हूँ। महामारी में घर बैठे लोगों ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कई गैर हिंदी दक्षिण भारतीय फिल्मों की खोज की, क्योंकि जब आप घर होते हैं तो एक वक्त के बाद हिंदी फिल्मों से आपका मन ऊब जाता है। लेकिन विश्लेषक इस ट्रेंड को भरोसेमंद नहीं बताते। एमके ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय फिल्मों दक्षिणी और गैर दक्षिणी का प्रदर्शन आमतौर पर उनके पारंपरिक बाजार के बाहर
कम ही प्रभावी रहा है। इस साल की दूसरी छमाही में अब कोई भी बड़ी क्षेत्रीय फिल्म रिलीज नहीं होने वाली। ऐसे में हिंदी फिल्मों के ऊपर ही बॉक्स ऑफिस की सेहत को दुरुस्त रखने का दारोमदार होगा। लेकिन इस स्थिति में बॉलीवुड का अब आगे क्या होगा, ये भी एक प्रश्न हमारे जहन में आता है। बॉलीवुड अब फॉरेस्ट गंप के हिंदी रीमेक, लाल सिंह चड्ढा और रणबीर कपूर की एक्शन ड्रामा फिल्में शमशेरा जैसी बहुप्रतीक्षित रिलीज पर दांव लगा रहा है, ताकि पहली छमाही में हुए नुकसान की भरपाई दूसरी छमाही में की जा सके। साल की पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में अधिक फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। ऐसे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्री कोविड स्तरों तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कोई भी ये नहीं लिखना चाहता कि अब बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के लिए ढल गए हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि लोगों में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता और दर्शकों के बदले स्वभाव ने बेशक व्यवसाय पर प्रभाव डाला है। MK ग्लोबल की रिपोर्ट बताती है कि ऐसे कई मामले होंगे जहां दर्शक सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देखने के बजाय उनके OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का इंतजार करेंगे, खासकर तब जब फिल्में औसत होंगी। फिल्मों के डायरेक्ट टू स्ट्रीम रिलीज की संख्या भी बढ़ने की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, अब दर्शकों को बॉलीवुड का ना तो कंटेंट पसंद आ रहा है और ना ही एक जैसे लिपे पुते चेहरे। लगता है कि वह सभी एक ही फैक्ट्री से निकले कठपुतलियां हैं जो किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। ना ही उनके चेहरे आम लोगों से मेल खाते हैं, ना ही उनकी कहानियाँ। पिछले 6 महीने की बात करें तो कंगना रनौत की धाकड़ रनवे 34-83 सम्राट पृथ्वीराज को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। वही साउथ की फिल्मों की बात करें तो पुष्पा, RRR, KGF 2 पर जमकर प्यार बरसाए। टॉलीवुड के किरदारों की बात करें तो वो सामान्य भारतीयों के दिल के करीब हैं। वह उनके जैसे हैं, उनके बीच के हैं और उनकी कहानियाँ आज समाज के बीच की होती हैं। जबकि बॉलीवुड की बात करें तो अधिकांश सुपरस्टार 50 का दहलीज पार कर चुके हैं। आम भाषा में कहें तो वह बूढ़े हो गए हैं। वह आज भी खुद को हीरो के फ्रेम से बाहर नहीं निकालते और अपने साथ दर्शकों और निर्माताओं का दिल तोड़ देते हैं। खैर, रुपए और बॉलीवुड की स्थिति एक दिन में ऐसी नहीं हुई। दोनों के पीछे खराब निर्देशक, कलाकार और टीम का नतीजा है। जहां रुपए की गिरती स्थिति से भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, वहीं बॉलीवुड की गिरती स्थिति से लोगों को टॉलीवुड और OTT की ओर आगे बढ़ा दिया है। दोनों के आलाकमान को जनता के नब्ज को पहचानना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो रसातल में जाना सुनिश्चित है। अगर बॉलीवुड नहीं सुधरा तो जनता के पास और भी रास्ते हैं जिससे वो अपना मनोरंजन कर सकते हैं। वहीं अगर रुपए की स्थिति नहीं बदली तो महंगाई तो बढ़ेगी ही, आर्थिक मंदी भी आ सकती है, जिसके आसार भी ज़्यादा हैं। वैसे भी साहब को 100 से ज़्यादा प्यार है। पेट्रोल डीजल अधिकांश समय 100 से पार रहता है। अगर डॉलर भी 100 के पार चला गया तो कौन सी आफत आने वाली है। ना ही कोई शर्म की बात है साहब के लिए। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए अम्बेडकरनामा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए और शेयर तो 100% कर ही दीजिए, क्योंकि आपका शेयर जो है वो हमारे मनोबल को बढ़ाता है। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। मेरा नाम पवन है। शुक्रिया।